एक मित्र ने लिखा है कि मनुस्मृति के बारे में आपके क्या विचार हैं और मनुस्मृति को जलाना क्यों जरूरी है। देखिए, इस तरह की जो पुस्तकें हैं जो बहुत परंपरागत हैं, मनुस्मृति जैसी पुस्तकें, इन्हें मैं पढ़ता नहीं, इन्हें मैंने कभी पढ़ा नहीं और न इनको पढ़ने में मेरी कोई रुचि रही है। हाँ, इनके बारे में जो जानकारी इधर उधर से उपलब्ध है उसके आधार पर बातें कही जा सकती हैं और उनके आधार पर ही मैं बातें तुमसे कहूँगा कि मनुस्मृति एक ऐसी पुस्तक है जिससे बचना चाहिए। अब इसके बारे में तमाम विवाद होंगे, कुछ लोगों को लगेगा नहीं उसमें कुछ अच्छी बातें हैं, फिर कुछ में कुछ बुरी बातें हैं। अच्छी और बुरी बातों का एक कॉम्बिनेशन, एक बहुत ही क्लेवर कॉम्बिनेशन, वो चीज़ों को कई बार ज़्यादा खराब कर देता है। अब मनुस्मृति में एक बात तो स्पष्ट रूप से कही गई जिसका जगह जगह वर्णन किया जाता है, जो कि स्त्रियों के इतने विरोध में है कि अकल्पनीय लगता है आज के युग में, और वो दलितों के खिलाफ भी है, समाज के वंचित वर्ग के खिलाफ भी। महिलाओं के लिए तो मनुस्मृति कहती है कि बेटी जब पैदा हो तो उसका पिता उसका संरक्षण करे, और जब उसका विवाह हो जाए तो उसका पति उसका संरक्षण करे, पति की मृत्यु हो जाए तो उसका पुत्र उसका संरक्षण करे। लेकिन हर हाल में स्त्री को पुरुष के संरक्षण में रहना चाहिए। स्त्री के लिए अपनी मुक्ति की कोई भी संभावना नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, और स्त्रियों के लिए शास्त्रों को पढ़ना, साधनाओं को करना, इसकी भी व्यर्थता बताई गई या इसका निषेध किया गया और कहा गया कि स्त्री तो अपनी पति की सेवा करके ही मोक्ष को उपलब्ध होगी, उसके मोक्ष को उपलब्ध करने का और कोई उपाय नहीं। बाकी बातें जो दलित वर्ग के लिए, समाज की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इन सब के लिए कही गई, उनके बारे में तमाम जगह पे लिखा जाता है, लोग जानते हैं। अब अगर एक बात भी किसी पुस्तक में इतनी स्त्री विरोधी, समाज विरोधी कही गई है तो वो पुस्तक तो जला देने योग्य ही है। अतीत में बाबा साहब अम्बेडकर ने सार्वजनिक रूप से इस मनुस्मृति को जलाया और उन्होंने फिर अपनी विवेक बुद्धि से चलते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया, जो कि एक संतुलित दृष्टिकोण हमारे देश के लिए देता है। और अगर अनुकरणीय और मानने योग्य चीज़ मानी जाएगी आज के वक्त में इस देश में, तो भारत का संविधान है, न कि ये मनुस्मृति जैसी किताबें। अब अगर मनुस्मृति के पीछे लौटें तो इसके बारे में कई इतिहासकारों, कई सामाजिक चिंतकों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध का प्रभाव देश में बढ़ रहा था और बुद्ध संघों का प्रभाव व्यापक रूप से बढ़ रहा था, तो जो ब्राह्मण समाज था उसमें बड़ी खलबली हुई और उनको लगा कि उनका जो वर्चस्व है वो टूट रहा है, और उस वर्चस्व को फिर से कायम करने के लिए बहुत ही चतुराई से धीरे धीरे इस प्रकार की पुस्तक की रचना हुई। स्मृति का अर्थ धर्मशास्त्र होता है, तो इसमें इस प्रकार से बातें कही गई जिसमें ब्राह्मण को सर्वोपरि बता दिया गया, समाज की तमाम व्यवस्थाओं से उसको ऊपर रख दिया गया। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मनुस्मृति ईसा से 200-300 वर्ष पूर्व रचना प्रारंभ करी गई होगी और फिर धीरे धीरे उसमें तमाम चीज़ें शामिल की गईं और उसका प्रसार किया गया। ये बातें हमारे लिए बहुत ही चिंतन योग्य हैं, सोचने योग्य हैं कि कोई भी पुस्तक जब इतनी अंतर विरोधों से भरी होती है, समाज के विरोध पर खड़ी होती है
और स्त्री पुरुष के बीच भी विभाजन पैदा करने वाली होती है तो वो खतरनाक हो जाती है। और ये पुस्तकें निश्चित रूप से एक षड्यंत्र के तहत समाज में रची जाती हैं। कुछ लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वो उनको रचते होंगे, ऐसा बिल्कुल रहता होगा। तो बहुत ध्यान से इन चीज़ों को हमें देखना होगा, समझना होगा। फिर आजकल और पहले भी भारत में एक बड़ी ओट चलती थी कि वैदिक साहित्य से लिया गया है मनुस्मृति को। अब वेद क्या है क्या नहीं है इसके बारे में पहले भी लोग बहुत कम जानते थे, आज भी कम जानते हैं। तो बस उसकी टेक लेते ही लोगों को लगता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसका तो अनुपालन करना चाहिए। मेरा कहना है कि अगर किसी पुस्तक में एक बात भी बहुत गंभीर रूप से गलत लिखी गई तो पूरी पुस्तक नष्ट करने योग्य है। अब शरीर हमारा बहुत अच्छा हो, स्वस्थ हो, शरीर के सारे आर्गन बहुत अच्छे फंक्शन कर रहे हों, लेकिन शरीर की किसी एक जगह पर कैंसर सेल्स पैदा हो जाएं, यानी एक ट्यूमर पैदा हो जो कैंसर सेल्स का हो, तो हम क्या कहेंगे, अरे अब इसकी बात क्यों उठाते हैं कि शरीर में एक जगह ट्यूमर हो गया, कैंसर सेल हो, पूरा शरीर तो इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है, उसकी तारीफ करिए। नहीं, हमको ऑपरेशन करना पड़ता है, उस ट्यूमर को निकालना पड़ता है, उन कैंसर सेल्स को ख़त्म करना पड़ता है। अगर हम उन कैंसर सेल्स को शरीर से नहीं हटाएंगे तो शरीर नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और मुझे हैरानी है कि तमाम पुस्तकों से ऐसी बातें क्यों नहीं हटाई जाती, निकाली जाती। और ज़्यादा मिलावट है तो पूरी पूरी पुस्तकें हटा देने की ज़रूरत है। अंबेडकर जी ने जब उसको जलाया होगा तो निश्चित रूप से उनकी यही सोच रही होगी। अब कई और प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें स्त्री विरोधी, समाज विरोधी दो चार बातें तो हैं ही, और आज तक मुझे हैरानी है उनको एडिट नहीं किया गया, उनको संपादित नहीं किया गया, उनको काट कर अलग नहीं किया गया। चलो मान लेते हैं कि पूरी किताब बहुत अच्छी है, बड़ी सुंदर है, महाकाव्य है, लेकिन अगर एक स्त्री विरोधी, समाज विरोधी बात उसके अंदर है तो वो कैंसर सेल की तरह है, उस ट्यूमर की तरह, उसको काट कर अलग करिए, फिर शरीर को चलने दीजिए। नहीं तो धीरे धीरे वो व्यक्ति की मानसिकता को खाएगी और उसको नष्ट करेगी। मनुस्मृति के बारे में एक बात और है, ये कहते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेज़ों को तो ज़्यादा लेना देना था नहीं, उनको तो यहाँ पर शासन करना था, यहाँ पर लूट करनी थी और यहाँ से जाना था। तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर अगर हम कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था लगाते हैं तो मुस्लिमों के पास शरिया है, हिंदुओं के पास क्या है। तो उन्होंने देखा कि हिंदुओं के पास एक मनुस्मृति जैसी किताब है और उसके आधार पर कानूनी जो चीज़ें हैं उनको बनाया जा सकता है। और मनुस्मृति को लिखा भी इसी तरह से गया है जिसमें तमाम नीति नियम, तमाम कानून जैसी बातें बताई गई हैं। तो अंग्रेज़ों ने कुछ वक्त तक मनुस्मृति के आधार पर न्याय व्यवस्था खड़ी की। ये तो अच्छा हुआ कि वो आज के वक्त में चली नहीं आ रही है। संविधान हमारा निर्मित हुआ इतना खूबसूरत और चीज़ें बदली। अब अंग्रेज़ों के माध्यम से इसका आना और फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होना, उनके ही एक व्यक्ति ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया उसका, जिससे उसकी प्रसिद्धि और हुई। लेकिन ये पुस्तक अभी भी समाज में एक विभाजन पैदा किए चली जाती है। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं तो कुछ लोग इसके बहुत विरोध में हैं। दोनों अभी तक चले आते हैं। दोनों की अपनी अपनी विचारधाराएं हो सकती हैं, लेकिन मैं इसके समर्थन का कोई भी महत्व नहीं समझता, न इसकी कोई प्रासंगिकता समझता हूँ। और इसके जलाए जाने की तुमने जो बात की है तो मैं समझता हूँ जलाया जाना भी किसी चीज़ को महत्व देना है। अगर हम समझ लें कि चीज़ें व्यर्थ हैं तो उनका क्या मूल्य रह जाता है, वो चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। अब तुम यकीन करो, मैं बहुत कट्टर ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। मेरे घर में सारे धर्म ग्रंथ, धर्मशास्त्र हुआ करते थे, पूरी लाइब्रेरी बनी हुई थी। मेरे जो पिता थे वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे और घर में जितनी भी धार्मिक पुस्तकें होती सारी हुआ करती थी। लेकिन मैं फॉर्चुनेट था, अस्तित्व का गिफ्ट था, उपहार था कि चीज़ें जल्दी समझ में आने लगीं और मैंने कभी भी किसी पुस्तक की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। कभी दो चार पन्ने पलटे तो वो बांध नहीं पाई, उनके अंदर कोई मुझे
चीज़ ऐसी नहीं लगी जिसको आगे ले जाया जा सके, तो उनमें जाने की बात ही कभी नहीं उठी। और जिस दिन मेरे पिता को भी बात समझ में आई, उन्होंने सारी पुस्तकें उठाकर डोनेट कर दी, घर खाली हो गया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे धर्मशास्त्रों में सारी बातें गलत हैं, व्यर्थ हैं। हाँ, उनको झाड़ पोंछकर उनके अंदर से अच्छी बातें निकालनी चाहिए, और वक्त वक्त पर एक एनालिसिस होनी चाहिए, वक्त वक्त पर एक स्कैन होना चाहिए। अगर कोई खराब बातें आ गई हों तो उनको हटा देना चाहिए। जैसे हमारा शरीर शाश्वत नहीं है, शरीर में कभी भी कोई बैक्टीरिया आ सकता है, शरीर में कभी भी कोई वायरस आ सकता है वातावरण के बदलाव से, ऐसे ही तमाम धर्म ग्रंथ होते हैं जो हजारों साल में धीरे धीरे विकसित होते हैं, और उनमें बीच बीच में भी कई बातें जोड़ी जाती हैं। वो बैक्टीरिया वायरस की तरह से सामाजिक बदलाव के चलते हुए आती रहती हैं। तो जैसे हम अपने शरीर का एक रूटीनी चेकअप करते हैं, उसका स्कैन करते हैं और उससे ख़राब चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूँ जो किसी भी धर्म में जो उनके धर्म ग्रंथ हैं, उनका वक्त वक्त पर स्कैन होना चाहिए। उन पर जो विद्वान हैं, मनीषी हैं, उनको मनन करना चाहिए, और उनमें जो बैक्टीरिया वायरस आ गए हैं उनको निकालना चाहिए, उनको फिर से नया करना चाहिए और झाड़ पोंछ कर उनको फिर से आगे चलाना चाहिए। तब तो उनकी खूबसूरती बनी रहेगी। अदरवाइज जो कैंसर सेल्स उसमें आ गई होंगी, जो बैक्टीरिया वायरस आ गए होंगे, वो धीरे धीरे लोगों की मानसिकता को, समाज को नष्ट करने वाले ही बनेंगे।